हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का आप सभी का एग्जाम आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र के माध्यम से हम यहाँ पर आपके जीएस को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने बात किया है तो भारतीय इतिहास हिस्ट्री की बात कर चुके हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की वीडियो आ चुकी है, भारत का भूगोल विश्व की भूगोल की भी वीडियो आ चुकी है और भारतीय अर्थव्यवस्था की भी वीडियो हमारी लग चुकी है। हमारे अभी तक चार टॉपिक जो है आपकी कंप्लीट या चैप्टर जो है सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर पॉलिटी की बात करेंगे, जो कि पॉलिटी राज्य व्यवस्था से संबंधित रहेगा, बहुत ज्यादा महत्व है। पॉलिटी में थोड़ा लंबी वीडियो बनेगी क्योंकि पूरी पॉलिटी की हम एक ही वीडियो में बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद फिर हमारी साइंस की क्लासेस आना स्टार्ट जो है हो जाएगी। तो एक एक करके सभी चैप्टर्स के आपके सब्जेक्ट की वीडियो आ रही है, तो ध्यान से इसको जरूर आप लोग एक बार कवर करिएगा। तो भारतीय संविधान में हम पॉलिटी में सबसे पहले भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो आई उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय माना गया है और भावना में एकात्मक माना गया है। रूप विधान में संघीय, भावना में एकात्मक माना गया है। आप ये कह सकते हो कि भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान की श्रेणी में कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में से लागू किया गया था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता पर वचन देता है? तो आप कहेंगे हैसियत एवं अवसर की समानता पर जो है वचन देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता के बारे में प्रतिष्ठा, हैसियत और अवसर की समानता प्रदान जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। क्या मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है? आप कहेंगे व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अच्छा, भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता तो बनाए रखना ही है। साथ ही प्रस्तावना में एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित भी किया गया है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना, है ना। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना सामाजिक समानता के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है? विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता की बात जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं कही गई है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? भारत का लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, ये तो सही है। शक्तियों का पृथक वितरण है, ये भी करेक्ट है। अर्धसंघीय संरचनाएं, जो कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है भारत में नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, आपको याद रखना है। कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है। द्विस्तरीय सरकार, द्विस्तरीय सरकार देखने को मिलती है क्या? आप कहेंगे नहीं भाई, नहीं मिलती है। त्रिस्तरीय सरकार देखने को मिलती है, जिसमें केंद्र के पास कुछ शक्तियां हैं, राज्य के पास कुछ शक्तियां हैं और आपके स्थानीय स्तर पर भी कुछ शक्तियां देखने को आपको जो है मिल जाती है। तो आप कहेंगे द्विस्तरीय सरकार नहीं है। हाँ, भारत में एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार भी दिया गया है। तो ए सी डी सही है, बी ऑप्शन गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 1774 को द लेटर्स ऑफ पेमेंट के द्वारा जारी की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1935 में की गई थी। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत, सॉरी 1774 में, माफी चाहता हूँ, 1735 बोल दिया। 1774 में जो है आपकी जो है आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो 26 मार्च 1774 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई थी। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट उस समय 1773 आया था। मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? तो मूल संविधान जो है किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है मूल संविधान को लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण का जो जन्म है कायस्थ परिवार में हुआ था 1901 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है?
संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? भाई कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो अंतरिम सरकार का नेतृत्व है, आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना की अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। वायसराय इस कार्यकारी पालिका के पदेन अध्यक्ष थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में बनाए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। उद्देश्य का मतलब आमुख प्रेम्बल के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। केवल एक बार संशोधन हुआ है, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया है? तो आप कहेंगे एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भाई क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो आप कहेंगे कितनी महिला सदस्य थी? आप कहेंगे 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भाई संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे आपके संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अब याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया था, लेकिन ध्यान रखना है 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से चुना गया था। इसीलिए आपका अस्थायी पूछा जाए तब आप कहेंगे क्या कहेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी पूछे जाए तब आप कहें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। इसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम H.C. मुखर्जी है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारत का संविधान लिखा गया था, तो भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। लेकिन अगर कभी प्रॉपर कभी आ जाए तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिनों में भारत का संविधान को लिखा गया था। आपको प्रॉपर याद रखना है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आप कहेंगे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कुछ चीजों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दी गई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो भारत का संविधान पूरा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? एक इनमें से कौन सा कारक नहीं है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति भारतीय संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र कारण रहा है, रूस में समाजवादी भी कारण रहा है, अमेरिका के अधिकारों का विधेयक भी कारण रहा है। इन तीनों ही चीजों को समावेश आपको भारत के संविधान में देखने को मिल जाता है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आपके आदर्श हैं भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है ना। भारत राज्यों का संघ होगा, लिखा है ना प्रस्तावना में, भारत राज्यों का संघ होगा। ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। इनमें से कौन भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? अब चारों में से एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? यह लिखित संविधान है, बिल्कुल बात ठीक है। यह अनुनयन है, मतलब कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं भी किया जा सकता है, ये भी सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन संघीय भी है क्योंकि शक्ति जो है केंद्र राज्यों के बीच विभाजित भी की गई है। तो ए, बी और सी आपके बिल्कुल सही लिखे हैं। डी ऑप्शन कहता है इसे राज्य के राज्यपाल में संशोधित किया जा सकता है। भाई सांसद और विधायकों के परामर्श से तो किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल कैसे?
तो आप कहेंगे राज्यपाल की संशोधित नहीं किया जा सकता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो त्रिस्तरीय सरकार है, अभी हमने आपको बताया, केंद्र, राज्य और स्थानीय, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, सबसे छोटा लिखित संविधान है। भाई सबसे छोटा लिखित, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का ही संविधान है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो भारतीय संविधान जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो गया? 1,20,000 शब्दों का बना हुआ है। आप कहेंगे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, जबकि वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, 468 अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। यह विश्व का सबसे सबसे बृहद संविधान के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी हमने बताया था भारत के संविधान में 12 अनुसूची। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आज में यहाँ पर आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, डीपीएसपी के बारे में हम बात करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो एक ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो भारत के महत्व के राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? आप कहेंगे आर्टिकल 49। अनुच्छेद 49 आपके राष्ट्रीय महत्व के स्थानक स्मारकों के बारे में सुरक्षा की बात करता है, जबकि 48 जो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में बात करता है। 48 ए जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करता है एवं वन्य जीवों की रक्षा के बारे में। आर्टिकल 50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित आपका संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीति के द्वारा निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे कौन से आदर्श हैं? तो आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदर्श होते हैं जो भारत के संविधान में नीतियों का निर्माण करेंगे तो इनको ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? अब ये पैट के एग्जाम में देखो ऑलरेडी, अच्छा मैं आपको ये बताता नहीं हूँ कौन सा एग्जाम में आया, तो लिखा है तो आप भी देखते चला करो। डीपीएसपी जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नया कौन सा डीपीएसपी जो है जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आप कहेंगे 39 का ए, है ना, 39 का ए जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। किसमें? डीपीएसपी में। वे कौन से आदर्श हैं जिन राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। भाग 4 में आप कहेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल की बात किया तो 36 से 51 तक इनका जो है वर्णन किया गया है। भाग कौन सा है? तो भाग आपके 4 के अंतर्गत यह आती है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में राज्य के नीति सिद्धांत हैं, आप कहेंगे 36 से 51 तक है, भाग 4 के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायतों के लिए आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 जो है राज्य में ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगी और ऐसी शक्तियां प्रदान करेगी जो सुशासन स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे हैं जो आपके आर्थिक न्याय प्रदान करने की भी बात करते हैं। अब यहाँ तक आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। दूसरी बात आप कहेंगे यहाँ पर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे, है ना। तो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों की बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता एवं समानता से संबंधित है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और यूएसए से इसको अपनाया गया है। पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहां से अपनाए गए? यूएसए से अपनाए गए। वहां से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा आई है? तो आप कहेंगे यूएसए से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? आप कहेंगे अनुच्छेद 14 समक्ष समानता प्रदान करता है। किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों के पास आप कहेंगे मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 के तहत उच्चतम उच्च न्यायालय को जो है शक्तियां हैं कि है मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो बेगारी का निषेध है। 14 वर्ष से कम उम्र के रोजगार पर प्रतिबंध है।
तस्करी निषेध है। अस्पृश्यता का निषेध यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकारों में नहीं की गई है, क्योंकि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात जो है कही गई है। नेक्स्ट आता है, इस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आप कहेंगे आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो है आप कहेंगे आर्टिकल सभी आपके निलंबित किए जा सकते हैं, केवल आपके आर्टिकल 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है किसी भी दशा में, है ना, किसी भी दशा में निलंबित जो है नहीं किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया हुआ है? भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ जो है आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया जाता है। किसमें? आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया जाता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 है, सूची 2 है, एक सूची में प्रावधान है, सूची दूसरी में अनुच्छेद है। कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद संबंधित है? जैसे बात किया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के बारे में जो प्रतिषेध है वो आर्टिकल 15 में किया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध आर्टिकल 24 में किया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में बात की गई है, और अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बात आर्टिकल 17 में की गई है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स मिलाने के लिए आ जाते हैं, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं और आपकी इस अधिकार की रक्षा जो है, आपको विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत आता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है, और इसी के अंतर्गत मल्टीपल्स अधिकार आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सोने का अधिकार, जागने का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, मल्टीपल्स अधिकार है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है मानव के क्रय विक्रय एवं जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? आप कहेंगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है आपके मानव के द्वारा क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध की बात यहाँ पर करता है। सीधी सी बात किया है कि मानव के दुराव्यापार और बलात्संग पर प्रतिषेध करता है। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात आपकी आर्टिकल 29 एवं 30 में की गई है, और यह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की श्रेणी में आता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है? अभी हमने बताया 29 और 30 दोनों ही हैं, लेकिन 29 जो है आपके अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना एवं संचालित करने के अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात करता है? आर्टिकल 29। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए बात करता है? आर्टिकल 29। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक ही क्वेश्चन मल्टीपल तरीके से पूछे जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। आप कहेंगे आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं, जिसमें से 20 और 21 मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकारों के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, याद रखना है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में किसे उत्तरदायित्व सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप कहेंगे हाई कोर्ट को भी यह अधिकार प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस भारतीय संविधान के किस भाग में है? आप कहेंगे मौलिक अधिकारों के भाग में। बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 प्रकार की रिट होती है, जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत आता है, जो कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? 6 से 14 वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करता है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के आर्टिकल में आती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आप कहेंगे आर्टिकल 19 के तहत आती है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखी गई है, लेकिन 19 के 1 का के अंतर्गत वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है मिल जाता है, लेकिन मूल रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखी गई है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51(1) को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद आपके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना जा भी है जोड़ा दिया गया है।
भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्य कितने हैं? तो आप कहेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। मौलिक कर्तव्यों संबंधित आर्टिकल 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। इसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित है, तो आप कहेंगे भाग 4 के काम ए में आप कहेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। इस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आप कहेंगे मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी जिन्होंने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य लिए गए? अब देखो मूल रूप से तो अभी जो वर्तमान में वो 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, लेकिन क्या लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो आपका 11वां वाला था वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? इन सभी में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद विकसित करना, ये सभी आप कहेंगे मूल कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं। आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में वोट डालना मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना, उसके आदर्शों की कदर करना, ये सभी आपके भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो है आते हैं, जबकि लोक चुनाव में वोट डालने अधिकार नहीं आता है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आप कहेंगे भाग 4 के का ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है संसदीय प्रणाली के बारे में। भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो संघ कार्यकारिणी में उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की जाए, आप कहेंगे राज्य कार्यकारिणी के अंतर्गत आएंगे, ना कि संघ कार्यकारिणी के अंतर्गत आएंगे। बी ऑप्शन गलत है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। विधान परिषद के यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों का कोई काम नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? आप कहेंगे राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं अगर राज्यपाल की बात की जाए तो जो गवर्नर होता है वो आर्टिकल 213 के तहत वो भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित जो है किया जा सकता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बात की जाए तो आप कहेंगे 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के संबंध के क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए क्षेत्र घोषित करना हो तो किसके पास शक्ति है? आप कहेंगे किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किससे यह संबंधित एकमात्र उदाहरण है कि जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत की एकमात्र राष्ट्रपति के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग कहेंगे, आप कहेंगे भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया गया था। और उस समय कौन से आपके राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे? आप हमें कमेंट करके बताइए उस समय कौन से प्रेसिडेंट थे। भारत में राष्ट्रपति अपना पूरा कार्यकाल पूरा होने के पहले त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है ना? किसको? उपराष्ट्रपति को जो है सौंप सकता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंप सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे इनमें से भारत के संविधान में आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है, करेक्ट है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, करेक्ट है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, करेक्ट है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाए नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं, संविधान का अगर उल्लंघन होता है तब प्रावधान है कि वह महाभियोग चलाए जा सकता है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो ऐसे कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे? तो आप कहेंगे बीबी गिरी थे। बीबी गिरी जो है आपके आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और वह जेल भी गए थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अब इनके बारे में याद रखना है, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत का निम्नलिखित में से राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, आप कहेंगे NS रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी।
भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध कौन से निर्वाचित हुए हैं? तो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। रामनाथ कोविंद को 2017 में भारत के किस नंबर में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? 14वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद को चुना गया है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, तो आप कहेंगे 14वें नंबर के भारत के रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति थे। कौन राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? आप कहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति पद की शपथ जो है दिलवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? भाई किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? आप कहेंगे आर्टिकल 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शब्दावली यहाँ संविधान में बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल पद से समाप्त होने से पहले ही अपने पद से हटाए जाने का अधिकार राज्यसभा के प्राप्त होता है, राज्यसभा को प्राप्त होता है। भारत के मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, पूर्ण रूप से क्षमा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास आपको पता होगा दंड को क्षमा करना, उसका प्रतिविलंबन करना, विराम या परिहार करना, दंडादेश यहाँ लघुकरण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के प्राप्त होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में जो है आपके कहेंगे राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष जो है आपके एम वेंकैया नायडू थे, याद रखना है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ थे, इनका भी पद जो है समाप्त हो चुका है, सीपी राधाकृष्णन को बना दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय भारत का राष्ट्रपति जो है निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित सभी स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। आप कहेंगे 1993 में की गई थी, 1993 में जो है की गई थी स्थायी समितियों की स्थापना। कौन सा एक प्रमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। आप कहेंगे कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, इस पे जो है संसदीय प्रणाली संचालित होती है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं? 131 सीटें। क्यों? क्योंकि अनुसूचित आप कहेंगे जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 87 सीटें, दोनों को मिलाओगे 131 सीटों की जो है बात यहाँ पर आती है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा सभा कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक आयोजन की गई थी। प्रथम निर्वाचित लोकसभा की बात की है 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं करती? तो यह कौन सी है? व्यवस्था का प्रश्न। व्यवस्था का प्रश्न तभी उठाया जाता है ना जब कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? संसद विधायी कानून बनाने का, वित्तीय कार्य, धन बिल एवं बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा कार्यकारी को नियंत्रित करती है, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, बिल्कुल ठीक है। संसद को चुनावी कार्य भी करती है, जैसे भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव करवाती है। संसद में संविधान संशोधन में परिवर्तनों चर्चा करने लागू करने का भी अधिकार है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की मंत्रियों परिषद के लिए जिम्मेदार नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट था, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 108 के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? ऐसी कौन सी विशेषता है राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? महाभियोग की शक्ति। राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करने वाली जो प्रमुख विशेषता है, महाभियोग शक्ति का होना सबसे प्रमुख विशेषता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? कम से कम 30 वर्ष की आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आप कहेंगे 25 साल की आयु रखी गई है।
लोकसभा में पद ग्रहण करने की कम से कम आयु कितना होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा के चुनावों के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की कम से कम आयु कितना होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद राज्यसभा के सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुना गया कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो आप कहेंगे विपक्ष का नेता। इनमें से सभी में विपक्ष का नेता जो है आपके कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त हैं? तो राज्यसभा में जो सीटें आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को 31 सीटें प्राप्त हैं। और वहीं बात की जाए कि उत्तर प्रदेश को लोकसभा के लिए कितनी सीटें प्राप्त हैं, तो आप कहेंगे 80 सीटें प्राप्त हैं। याद कर लेना है, 80 सीटें लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए 31 सीटें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे 550 होनी चाहिए, है ना। जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय आपके जोड़े जाते थे वो उनको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा से और राज्य विधानसभाओं के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया है? इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो मनोनीत की जाती है वो कितनी है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कौन सी राज्यसभा शक्तियों में से एक है? तो आप कहेंगे एक गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करना, धन विधेयकों को संशोधन का सुझाव देना राज्यसभा की शक्तियों के अंतर्गत माना जाता है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा सामान्य क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने के लिए स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे वैधानिक निगम। वैधानिक निगम जो है आपके सामान्य क्षेत्र का है, संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने के लिए स्थापित किया गया था। किससे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो आप कहेंगे जो है आप कहेंगे संसद को जो है आपके यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहां पर भी हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है। आर्टिकल 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? तो कानून बनाना। सबसे प्रमुख कार्य संसद का कानून बनाने का कार्य होता है। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को आर्टिकल 110 जो है आपके धन विधेयक को परिभाषित करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो साइबर क्राइम के मामले में कहेंगे केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास ही कानून बनाने के पास शक्ति है, जो कि अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती है। यहां से हम संघीय प्रणाली की बात करेंगे, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश रैंद राज्य संबंधों के बारे में बात करेंगे। इस प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की कि मंत्रिमंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और यह घोषणा भारत में देशव्यापी विरोध के दौरान शुरू की गई थी? तो आप कहेंगे पीवी सिंह के समय में। कौन से? पीवी सिंह थे। 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए देश में विरोध की प्रदर्शन जो है किया गया था। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की जो अवधि है लगभग कितनी थी? तो केवल और केवल 2 हफ्तों की अवधि थी। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनकी सरकार रही थी। इसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल 75 क्लोज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्या रखना है? एक भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान में किसके द्वारा राष्ट्रपति करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। पैट की परीक्षा 2023 में क्वेश्चन आया था। किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो किसने नहीं संभाला? मोरारजी देसाई ने संभाला, देवीलाल ने भी संभाला, लाल कृष्ण आडवाणी भी ने संभाला। बीपी सिंह के द्वारा उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी कार्यकाल नहीं संभाला गया। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपके भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं है फिर भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। आप कहेंगे 6 महीनों के लिए उसे मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के भीतर उसे जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। संसदीय प्रणाली में किस कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप कहेंगे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंधों से सरकारिया आयोग का संबंध है, जिसके उस समय अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे। क्या रखना है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर राज्यपाल होता है। आर्टिकल 153 में कहा गया है।
न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है किया गया था, कब किया गया था? तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। उद्घाटन संसद भवन, अब पुराना भवन, प्रिंसेस ऑफ चैम्बर में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्ति पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा करनी होती है? कम से कम 5 वर्षों की सेवा करनी होती है। लेकिन अगर आप उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष से अधिवक्ता रहा हो, वह कार्य करना आवश्यक यहाँ पर बताया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु बात की जाए 65 वर्ष होती है और 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट की होती है। इस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी न्यायालयों में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो आप कहेंगे उत्प्रेषण, आपकी रेट है, 5 प्रकार की रेट होती है, उन्हीं में से एक है उत्प्रेषण, जो है आपकी न्यायालय जो है अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को लंबित जो मामले होते हैं उसे हायर न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश जो है जारी कर सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आप कहेंगे फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात क्या है? एम फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 सदस्यों की संख्या तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधीनस्थ न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों, मामलों के विवरण पर एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा जो ग्रिड होता है वो आपके जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने भी आदेश, निर्णय, मामले होते हैं वो एक ही जगह पर डेटाबेस को इकट्ठा किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के कहा जाता है। पैट के एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन आया था। उस उच्च न्यायालय का नाम क्या है जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की केंद्रशासित प्रदेश पर भी आता है? उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय कहते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहां तक है? आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का पद आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किस सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो सजा को माफ करने या सजा की शक्ति जो है विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के पास जो है आपकी कहेंगे शक्ति प्राप्त होती है, याद रखना है। आर्टिकल 161 के तहत अब बात किया अप्रैल 2019 के उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन थे? 2019 में बात की जा रही थी महाराष्ट्र के राज्यपाल, तो आप कहेंगे सी विद्यासागर राव थे, जबकि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन थे। अब हालांकि ये भी आपके चेंज हो चुके हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जाए तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू थी। कहां की थी? आप कहेंगे भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता को संभाला था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस प्राधिकारी करता है? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन करेक्ट है? तो आप कहेंगे वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है तो गलत हो गया। वह एंग्लो समुदाय के राज्य विधानसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आप कहेंगे 104वें संविधान संशोधन के तहत ये भी खत्म कर दिया गया, तो आप कहेंगे दोनों में से दोनों गलत हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो राज्य के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में आती है, जबकि प्रेसिडेंट की बात की जाए तो 123 में आती है। नेक्स्ट आता है कि किसको विधानसभा का छत्रावसान करने की शक्ति है? तो विधानसभा की बात की जा रही है तो आप कहेंगे राज्यपाल को विधानसभा का छत्रावसान करने की अवधि जो है प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? और यह आर्टिकल 175 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान में कौन के विरुद्ध महाभियोग जो है चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी चलाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत रहता है, इस पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में
उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है आपके 160 से ज्यादा पदों पर यहाँ पर जो है न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। विश्व का सबसे विशालतम न्यायाधीश है, याद रखना है। नवसर्जित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो अभी हाल ही में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को आप कहेंगे अभी नए उच्च न्यायालय बनाए गए थे, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट वाला 25वां उच्च न्यायालय की बात किया हाईकोर्ट की, तो आप कहेंगे अमरावती, आंध्र प्रदेश में अमरावती प्रदेश का 25वें उच्च न्यायालय के रूप में गठन किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत है? आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा जो होती है विधान परिषद के सृजन करने के लिए प्रस्ताव पारित जो है कर सकती है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए? कोई विधानसभा है कम से कम उसमें 60 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 500 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए। याद रखना है, डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन याद रखें सिक्किम 32 सदस्य हैं, मिजोरम गोवा में 40 सदस्य हैं। ये अपवाद है, क्यों? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से, इसीलिए अपवाद की श्रेणी में आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अनुधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया हुआ है? तो आर्टिकल 142 क्लोज 1 के तहत जो है आप कहेंगे विवाह का अशुद्धार विच्छेद का आधार तलाक का अधिकार दिया गया है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल कौन सा प्रमाणित करता है? तो आप कहेंगे राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वह बताता है कि कौन सा धन बिल है या धन बिल नहीं है, मनी बिल के बारे में बात करता है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात करेंगे जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के पदेन सदस्य कौन होते हैं? आप कहेंगे पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में जो पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं, इन सभी को पंचायत का जो है अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, जो उसमें वयस्क मताधिकार के रूप में भाग ले सकते हैं। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो आप कहेंगे वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वह ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच थी? ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच की बात करें कौन थी? छवि राजावत थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। 2010 में बनी थी, राजस्थान के सोडा गांव की रवि छवि राजावत इनका नाम था और पहली महिला सरपंच थी। नेक्स्ट आता है भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कैसे घोषित किया गया है? केरल राज्य को भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड के रूप में घोषित किया गया है। 5वें अनुसूची क्षेत्र, यहाँ पर कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो 10 राज्य आते हैं। कौन कौन से 10 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना। ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस दिन को मनाया जाता है? और यह दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का जारी होने का प्रतीक है। आप कहेंगे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के द्वारा सबसे पहले की गई थी। पहली पंचायती राज दिवस कब घोषित, किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित जो है किया गया था। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहां पर है? राजस्थान के, आप कहेंगे राजस्थान राज्य के नागौर जिला था, उस नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज को पेश किया गया था। राजस्थान का पहला राज्य था जहां 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इससे पहले राजस्थान को किस जिले में लागू किया गया था? आप कहेंगे नागौर जिले में लागू किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं से 73वां संविधान संशोधन आपका संबंधित है। इस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति से नवाजा गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों का वर्णन करती है? आप कहेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात की जाए, आप कहेंगे 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया था और पंचायतों के बारे में 29 विषय का उल्लेख मिलता है। ये भी कभी क्वेश्चन में रहता है, कितने विषय का उल्लेख मिलता है? 29 विषय का उल्लेख मिलता है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना है? आप कहेंगे भाग 9 के अंतर्गत जो है आपकी पंचायतों को रखा गया है। नेक्स्ट आता है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद के द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? तो दिसंबर 1992 में पारित जो है किया गया था।
नेक्स्ट आता है पंचायती राज संस्था नहीं है, कौन सी नहीं है? ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज संस्थाओं में नहीं आती है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो आप कहेंगे 3 स्तर की है। अभी बताया था हमने आपको, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी जाती है, तो आप कहेंगे राज्य के नीति निश्चित तत्वों के अंतर्गत जो है रखी जाती है। आर्टिकल पूछा जाए कौन सा आता है? आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन से संबंधित बात की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 खा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत स्वयं सरकार की संस्था है। और भारत में बलवंत राय जो मेहता समिति थी, इसकी सिफारिशों पर ही पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे को रखा गया था। भारत में पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय प्रणाली, एक स्तर नहीं है। कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर परिषद के बारे में बात नहीं की गई है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन सा होता है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा रखा गया था। इस समिति ने कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया है। पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो प्रारंभ कार्य है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा रखा गया था। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए इस समिति को नियुक्त किया गया था। तो आप कहेंगे LM सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था 1986 में। इस समिति का गठन 1986 में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में परिच्छेद IX 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 का प्रावधान इसमें करता है। आप कहेंगे पंचायतों से संबंधित, कैसे? पंचायतों के बारे में संबंधित है, ध्यान रखना है। भारत के संविधान का आर्टिकल 243 किसकी व्याख्या करता है? तो आप कहेंगे मौलिक पंचायती राज संस्थाओं की व्याख्या जो है करता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया? 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय दिए गए हैं और भाग 9 को रखा गया था। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? आर्टिकल 243 है। भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक संशोधन का दर्जा दिया। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, जिसने 11 अनुसूची भाग 9 को जोड़कर जो है 29 विषय प्रदान करके संवैधानिक दर्जा दिया हुआ था। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष संशोधन औपचारिक रूप से किया गया? तो आप कहेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भारत के संविधान के आर्टिकल 243I के अंतर्गत पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? आप कहेंगे हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल के द्वारा आपका पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है। आर्टिकल याद रखना है 243I के तहत। किसी ग्राम पंचायत उप प्रधान को पद हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3, 2/3 सदस्यों का आवश्यक समर्थन होना चाहिए। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या 2,55,197 है, याद रखना है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं? 33% पदों को आरक्षित यहाँ पर किया गया है। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी थी? आप कहेंगे 50% आरक्षण की मंजूरी जो है दी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इससे पूर्व महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण अनुमति थी। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो एक तो राजस्थान है, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों में चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से 17 सदस्यों को चुना जाता है, जिन्हें पंच के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2 बैठक तो एक साल में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? एक व्यक्ति को पंचायत सदस्य बनना हो तो 21 वर्ष कम से कम न्यूनतम सीमा रखी गई है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो आप कहेंगे नागालैंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। कौन सी सरकार आम लोगों के लिए सबसे करीब है? तो आप कहेंगे स्थानीय सरकार। सबसे ज्यादा जो टच में रहती है वो स्थानीय सरकार टच में रहती है। अब यहाँ पर हमने वैसे तो सभी टॉपिक कवर कर लिए, अब हम राज्य व्यवस्था के पॉलिटी में कुछ विविध मिसलेनियस क्वेश्चनों की बात कर लेंगे, जो आपके मोटे मोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे भारत जैसे देशों के लिए संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? सहकारी संघवाद। आप वर्तमान में GST देखते हैं, वो सहकारी संघवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। तो आप कहेंगे 103वें संविधान संशोधन के तहत भारत में EWS सामान्य वर्ग के लिए जो है 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 2019 में यह संशोधन किया गया था।
कौन सा एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 100 दिनों की गारंटी देता था। अभी इसमें संशोधन करके 125 दिनों की गारंटी की बात यहाँ पर कही गई है, जिसमें राइट टू वर्क को सामने रखा गया है। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? पहली सूची में संशोधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहली अनुसूची जो है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, सीमाओं में परिवर्तन, उस परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 किसके बारे में है? तो संघ की राजभाषा के बारे में है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया से 368 का संबंध है। भारत का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित आर्टिकल 338 है, याद रखना है। 338 जो है आपके अनुसूचित जाति आयोग से है, और जनजाति आयोग से बात किया तो आपका 338 ए है, याद रखना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया। अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए हैं? आप कहेंगे धारा 100 के तहत जो है कानूनों को बनाया गया था। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो आप कहेंगे 91 संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें कहा गया है कि किंतु छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री शायद 12 सांसद संख्या से कम नहीं होने चाहिए, जबकि मंत्रिपरिषद जो बड़े वाले राज्य है वहां पर कम से कम 15% से अधिक नहीं हो सकती है, याद रखना है। संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। उस भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया में मतदान की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु जो है मतदान के लिए 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कर दी गई थी। भारतीय संविधान को दी गई निम्नलिखित में से अनुसूची में दल बदल का अनुरोध कानूनी किसमें प्रावधान है? तो आप कहेंगे 10वीं अनुसूची में प्रावधान दल बदल का रखा गया है। कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, जबकि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी भाषाओं को यह भारत में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूचित भाषाओं के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में आप कहेंगे भाषाओं के बारे में रखी गई है। गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम क्या है जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची वोटर रोल पर एकमात्र मतदाता था? तो आप कहेंगे बानेज। जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक मतदाता के लिए यहाँ पर पूरी सभी चीजों को लाया गया था। भारत में दास बापू एकमात्र वहां के मतदाता थे। एक राजनीतिक दल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है। यह सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में चुने जाएंगे। तो आप कहेंगे 11 सीटों पर चुनाव होना चाहिए। ठीक है, तो आगे की पीडीएफ यहाँ पर नहीं है हमारे पास, तो पॉलिटी के साथ यहीं पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर होंगे तो एक आधी क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं है। वह खैर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे पॉलिटी को। हम जो नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात किया है तो हमने अभी अपने हिस्ट्री की बात कर ली है, पॉलिटी की बात कर ली है, ज्योग्राफी की बात कर ली है, और हमने इकोनॉमी की बात कर ली है। लगभग हमारे 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम साइंस के टॉपिक पर बात करेंगे, विज्ञान पर बात करेंगे, जो कि बड़ा भी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। विज्ञान में हम फिजिक्स की बात करेंगे, विज्ञान में हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, और मुख्य तौर पर हम बायोलॉजी की बात करेंगे। तो बायोलॉजी की बात करें, तीनों साइंस आपकी कंप्लीट होने के बाद हमारा मैथ आएगा, मैथ के बाद फिर हिंदी आएगा, हिंदी के बाद फिर हम अंग्रेजी। इस तरीके से सभी आपके जो है टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करवाया जा रहा है। हालांकि कोई भी आपको परेशानी है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी हमारी मल्टीपल्स क्लासेस चल रही ऐप पर भी, तो यूपीएससी नट ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। नाम लिख देता हूं यूपीएससी नट। इस ऐप पर आपको सर्च भी करके आप लोग मल्टीपल्स कोर्सेज वगैरह डाउनलोड करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में चल रहे हैं। स्टैटिक जीके नाम से कोर्स चल रहा है, जैसे आप लोग ज्वाइन करके अपनी पूरी स्टैटिक जीके को कंप्लीट जो है कर पाओगे। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।